इनकलाब जिंदाबाद। मां साहब, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कल शाम 7:33 को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इतना ही नहीं, उन दुष्टों ने उनके मृत देह के टुकड़े टुकड़े कर गोनी में भरकर उसको जला दिया। मां साहब, आपकी आंखों में तो आंसू का बूंद भी दिखता नहीं। नहीं बेटा, मां का सच्चा प्यार कभी भी रोता नहीं। वह अपने बेटे को हमेशा कार्य प्रवन ही करता रहता है और सही अर्थों में कार्य प्रवनता ही जीवंतता की पहचान है। हे रब्बा, मेरे तीनों बेटे की लाश उन दुष्टों को उठी नहीं, तभी उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम भी मुझे इतना आयुष्य देना कि मुझे भी ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े देखना है। तब तक मुझे जीना है, तब तक मुझे जीना है, तब तक मुझे जीना है। भाइयों और बहनों, जिस क्रांतिकारी माता के मुख से एक क्रांतिकारी बोल निकले, उस भगत सिंह की मां विद्यावती देवी की स्मृति को विनम्र अभिवादन कर क्रांतिवीर नागनाथ अन्ना नायकवडी को समर्पित कर प्रोफेसर नवनाथ शिंदे प्रस्तुत करता है एक जन प्रयोग, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। देखा बड़े सरदार जी, अपनी लाडली बहू विद्यावती देवी ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। अरे वाह वाह वाह! आज का दिन बहुत सुनहरा दिन है। आज ही मेरा पहला बेटा किशन सिंह नेपाल से घर आया। मंडाले के जेल से मेरा दूसरा बेटा अजीत सिंह की आज ही रिहाई हुई और मेरा तीसरा बेटा स्वर्ण सिंह की जेल से आज ही रिहाई हुई। ये बेटे का जन्म मानो स्वतंत्रता की नव प्रभात है। लेकिन सरदारिनी, ये बेटे का नाम क्या रखना? बड़े सरदार जी, ये बेटे का नाम भगोवाला, भाग्यवान यानी भगत सिंह रखना। अरे वाह! पहला बेटा जगत सिंह और दूसरा बेटा भगत सिंह। नाम बहुत अच्छा है। लेकिन सरदारिनी, अपने ये दोनों पोते का मौजी बंधन संस्कार किस रीति से करेंगे? मैं सिख धर्म को त्याग कर आर्य समाज का दीक्षित हूं। मेरे तीनों भी बेटे क्रांतिकारी हैं और तुम सिख धर्म पर विश्वास रखती हो। अपने ये दोनों पोते का मौजी बंधन संस्कार किस रीति से करेंगे? बड़े सरदार जी, अपने ये दोनों पोते का मौजी बंधन संस्कार सिख धर्म के अनुसार ही होगा, यही मेरी कामना है। सरदारिनी, देख, महाराष्ट्र में
एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। उनका नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने क्या कहा? एक ही घर में बौद्ध धर्मी पत्नी, ईसाई धर्मी पति, इस्लाम धर्मी बेटी और सार्वभौम सत्य धर्मी पुत्र जहां प्यार से रहते हैं वहां धर्म है। सरदारिनी, अपने ये दोनों पोते का मौजी बंधन संस्कार सिख धर्म के अनुसार ही होगा। बेटा जगत सिंह, तुम यहां आओ, मेरे दाएं कंधे पर बैठो। भगत सिंह, तुम यहां आओ, मेरे बाएं कंधे पर बैठो। भाइयों और बहनों, आज मेरा पहला बेटा किशन सिंह यानी जगत सिंह और भगत सिंह का पिता मंडाले के जेल में कैद है। मेरा दूसरा बेटा अजीत सिंह विदेश चला गया है और मेरा तीसरा बेटा स्वर्ण सिंह वो तो कब का शहीद हो चुका है। ऐसी स्थिति में मैं फिर से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने दोनों वंशधरों को यज्ञ वेदी पर खड़े हो देश की बलिवेदी के लिए अर्पित करता हूं। अरे वाह वाह वाह! बड़े सरदार जी अर्जुन सिंह, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। देवरानी, आप दोनों हमेशा दुख में ही रहती हो। दुख को झेलना, उस पर सवार होना और उस पर अधिराज्य कायम करना, इसीलिए ही स्त्री जाति का जन्म है ना। ऐसा दुख करके दुख कम नहीं होगा। जेठानी जी, विद्यावती देवी भगत सिंह की मां आप में मां समान है। आपको पता है, मैंने मेरे पति को स्वास्थ्य दिलाने के लिए जाप ताप, व्रत उपवास, देव धर्म किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। आपका बड़ा बेटा जगत सिंह को मैं अपनी गोद में लेना चाहती थी, लेकिन भगवान उसे भी उठा ले गया। भगवान ने मेरी कौन सी बात सुनी तो मैं उसकी पूजा करूं? ना मेरी संतान हुई, ना पति का साया, मैं तो जिंदा लाश बनकर रह गई। जेठानी जी, मेरा सर्वांग जल रहा है, मेरा सर्वांग जल रहा है। चाची, रो मत, रो मत चाची, मैं अंग्रेज का बदला लूंगा। और दूसरी चाची, तुम्हें बता दूं, मैं अंग्रेज को इस देश से भगा दूंगा और चाचा जी जल्द ही हिंदुस्तान आएंगे। देखा जेठानी जी, भगत कितना नन्हा मुन्ना है और कितनी मीठी मीठी बातें करता है। भगत हमारा ही बेटा है। हाँ हाँ, हुकुम कौर कह रहे हैं, सच है, भगत हमारा ही बेटा है। नहीं हुकुम कौर, नहीं हरनाम कौर, भगत न तुम्हारा बेटा न हमारा बेटा, भगत तो भारत मां का ही बेटा है। दादाजी ने मौजी बंधन संस्कार के वक्त जो वचन दिया था तो तुम्हें याद नहीं? उन्होंने कहा था, मैं फिर से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने दोनों वंशधरों को यज्ञ वेदी पर खड़े हो देश की बलिवेदी के लिए अर्पित करता हूं। ये वचन दिया था ना?
ये वचन दिया था ना। अरे नंदकिशोर, मेरे प्यारे दोस्त, कितने दिनों बाद पधारे। सब कुछ अलबेल है ना? आप हम खाना खाकर खेत पर चलेंगे। मैं तुम्हें अपनी खेती दिखाऊंगा। भगत, भगत बेटा, तू हमारे साथ आएगा? हाँ पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नंदकिशोर, देख गेहूं की खेती, ये चावल की फसल, और ये सामने जो दिखाई देता है वह सेब का बागान। अरे अरे, लेकिन भगत कहां गया? भगत, भगत बेटा, तू क्या कर रहा? पिताजी, आप ही ने तो कहा था अनाज का एक बीज बोने से हजारों दाने निकल आते हैं। एक क्रांतिकारी के बलिदान से हजारों क्रांतिकारी पैदा होते हैं। फिर एक बंदूक गाड़ने से हजारों बंदूकें तैयार क्यों नहीं होगी? पिताजी, मैं बंदूकें बो रहा हूं। पिताजी, मैं बंदूकें बो रहा हूं। किशन सिंह, मेरे प्यारे दोस्त, आप बहुत भाग्यवान हो। मुझे तो ऐसा लगता है ये बेटा तुम्हारे खानदान का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगा। बेटा, स्कूल जाते हो? मां, स्कूल 5 बजे ही छूटा, अब रात के 8 बज रहे हैं। भगत भैया अब तक आया नहीं। वह कहां होगा? क्या करता होगा? बेटी अमृता, अपने भाई से कितना प्यार करती हो। तुम्हारा भाई बहन का प्यार देखकर मुझे तो ऐसा लगता है मैं भगत की मां नहीं, तुम छोटी बहन होकर उनकी मां हो। मां, भगत भैया आया, भगत भैया आया। भगत भैया, भगत भैया, कहां थे इतनी देर? मैं तुम्हारी कितनी राह देखती थी। तुम्हारे लिए मैंने पके पके आम रखे हैं। चलो, मैं तुम्हें आम खिलाती हूं। अमृता, मेरी लाडली बहना, मुझे आम नहीं चाहिए। मुझे आम नहीं चाहिए। तुम यहां आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखा दूं। अमृता, डॉक्टर कन्हैयालाल की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था। पंजाब का गवर्नर जनरल डायर ने लोगों के संचरण पर रोक लगाई थी। सभा में आए लोगों को हुक्म समझ में नहीं आया था। डायर ने पूर्ण निर्दयता और वहिष्यपन के साथ लोगों पर बेछूट गोलियां दागी। पल भर में 400 लोग शहीद और 1200 लोग जख्मी हो गए। अमृता, जलियांवाला बाग से मैं ऐसी पवित्र मिट्टी लेकर आया हूं जिसमें शहीदों के खून की खुशबू महक रही है। आओ, हम भाई बहन मिलकर इसकी पूजा करें। अमृता, जनरल डायर ने कहा, मेरे गन की गोलियां खत्म हुई थी, नहीं तो मैं पूरे अमृतसर को बेचिराग कर देता। वही पापी का अंग्रेज सरकार ने तलवार और 20,000 पाउंड की राशि देकर सत्कार किया।
डायर लंदन चला गया। अमृता, शेर को सवा शेर कभी ना कभी मिलता ही है। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वह 12 बरस का लड़का उस बाग में दाखिल हुआ। जख्मी लोगों में से उसने अपने पिता को ढूंढ निकाला, उसका मस्तक अपने अंक पर लिया, उस पर जल छिड़का। पिताजी ने वही प्राण त्याग दिए। उसी समय उस लड़के ने प्रतिज्ञा की, पिताजी, मैं आपकी हत्या का और जलियांवाला बाग कांड का इंतकाम लूंगा। अमृता, उस लड़के के घर की स्थिति काफी दयनीय थी। उसने कुली बनकर काम किया। रुपए कमाकर वह लंदन चला गया, वहां भी कुली बनकर काम किया और एक पिस्तौल खरीद लिया। और जिस पल की वह राह देख रहा था, वह पल सामने आया। एक सभा का अध्यक्ष जनरल डायर था। अन्य वक्ताओं के वक्तव्य के बाद जब डायर बोलने के लिए खड़ा हुआ, तब पहली कतार में बैठे उस नौजवान ने उस पर 3 गोलियां दागी। पल भर में डायर लहूलुहान हो गया। किसी ने कहा, कहो, मेरा सर ठिकाने पर नहीं था, तुम्हें सजा कम होगी। परंतु मृत्यु पर सवार उस नौजवान ने उत्तर दिया, मुझे सजा कम दो, ज्यादा दो, काला पानी दो या फांसी, लेकिन मैं यही कहूंगा, मैंने अपने पिताजी की हत्या का और जलियांवाला बाग कांड का इंतकाम लिया है। अमृता, उस लड़के का नाम था शहीद उधम सिंह। उम्र के 20 बरस में फांसी गए करतार सिंह सरबा, करझन वायली की हत्या करने वाला मदनलाल धिंगरा, और जिसके साम्राज्य का अस्त कभी होता नहीं, उस पर पहला बम गिराने वाला वह 16 साल का लड़का खुदीराम बोस। अमृता, ये मेरे आदर्श है, ये मेरी प्रेरणा है, ये मेरे श्रद्धा स्थान है। सरदार जी, भगत अब 15-16 साल का हो रहा है, उसकी शादी तो करनी चाहिए। मैं जब शादी की बात करती तो वह कितना गुस्सा करता। आप पिताजी की हैसियत उसे समझाइए। वह देखो, वो आया है। बेबे जी, पिताजी, भगत सिंह का प्रणाम स्वीकार करो। अरे भगत, बेटा, अपनी मां से कितना प्यार करता हो और मां की एक भी बात सुनता नहीं। क्या बात है पिताजी? मां क्या कहती है? तुम्हारी मां की इच्छा है भगत की शादी हो। पिताजी, पिताजी, मेरी जिंदगी मकसद है आला, यानी आजादी ये वतन के लिए वक्फ हो चुकी। इसीलिए मेरे जीवन में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात, पैसे कशिश नहीं है। पिताजी, आपको याद होगा, पिताजी, आपको याद होगा, जब मैं छोटा था तो दादाजी ने ऐलान किया था, मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। पिताजी,
मैं शादी नहीं करूंगा। पिताजी, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। मैं कॉलेज पढ़ने लाहौर जा रहा हूं। मां, पिताजी, लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगत भैया क्रांति के नाटकों में प्रमुख रोल अदा कर रहा है। उसमें कुछ नाटक हिंदू मुस्लिम एकता और अज्ञान अंधश्रद्धा पर आधारित है। एक नाटक में भगत भैया चंद्रगुप्त का रोल अदा करते समय उसके गुरु भाई परमानंद ने भगत भैया को स्टेज पर छाती से लगाया और क्या कहा, मेरा भगत भविष्य में सचमुच शशिगुप्त सिद्ध होगा। भगत भैया का कॉलेज का अध्ययन तो बहुत ही अच्छा है, उसका कॉलेज अध्ययन तो बहुत ही अच्छा है। मेरे नौजवान साथियों, जिंदगी काफी कम है, इसमें हमें बहुत कुछ करना है। कॉलेज जीवन में अध्ययन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन जिस अध्ययन से अन्याय, विषमता और गुलामी के खिलाफ लड़ने का दिली जज्बा पैदा हो और उसी गुलामी को खत्म करने के लिए मनुष्य मुकाबिल में ठहर जाए, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना हमारा कर्तव्य है। मेरे नौजवान साथियों, हमेशा पढ़ो, हमेशा पढ़ो, लेकिन सिर्फ अंधानुकरण करने के लिए नहीं, या फिर उसमें जो लिखा है उसे प्रमाण मानने के लिए पढ़ाई मत करो। उसे पढ़ो, उस पर टीका करो और उसकी मदद से खुद की राय बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जहनी मजबूती यही क्रांति का राज है। मेरे नौजवान साथियों, स्वतंत्रता मानव जीवन की नींव है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों को इस देश से निकालना स्वतंत्रता नहीं है, तो अन्याय, विषमता और गुलामी पर आधारित वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उच्चाटन ही स्वतंत्रता है। एक जाति में जन्मा उच्च और दूसरी जाति में जन्मा निम्न पूर्णता गलत है, अन्यायकारक है। एक व्यक्ति भंगी परिवार में पैदा हो तो उसने जीवनांत तक शौचालय साफ करना मानवता के लिए कलंक है। इस काम के लिए उसे पूर्व जन्म का भरोसा दिलाया जाता है। इस सिद्धांत को ही कर्म सिद्धांत कहा जाता है। इससे ही मानवता की होली हुई अपने दुष्कृत्य का प्रायश्चित्त लेकर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उच्चाटन करना उच्च वर्ण और जाति का कर्तव्य है। परंतु ये जाति अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लेती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर जीने वाले ये परोपजीवी है। अतः निम्न वर्णीय लोगों को उच्च वर्णीयों और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर मुकाबला करना आवश्यक है। तभी स्वतंत्रता की प्रतिष्ठापना होगी, तभी स्वतंत्रता की प्रतिष्ठापना होगी, तभी स्वतंत्रता की प्रतिष्ठापना होगी। मेरे नौजवान साथियों, ब्रिटिश सत्ता को हिंदुस्तान से निकालने के लिए
निष्ठा और बलिदान की आवश्यकता है। इसीलिए नौजवानों का संगठन आवश्यक है, क्योंकि बूढ़े लोग क्रांति और सुधार कदापि ला नहीं सकते। नौजवानों में मेहनत, लगन और बलिदान की भावना होती है। इसीलिए नौजवानों का संगठन आवश्यक है। आज की नौजवान सभा की स्थापना हमारे लिए गर्व की बात है। हिंदुस्तान में किसानों और मजदूरों का राज्य निर्माण करना, नौजवानों में देशभक्ति की भावना निर्माण करना, सांप्रदायिकता और जातिवाद को विरोध करना और किसानों और मजदूरों का संगठन करना, ये हमारे नौजवान सभा के 4 उद्देश्य है। हम नौजवानों से काफी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वे ही सामर्थ्यशाली और भावुक होते हैं। त्याग करने की भावना उनमें ही होती है। समस्त मानव जाति का इतिहास नौजवानों और स्त्रियों के खून से सिंचित है। समाज सुधार के लिए नौजवानों की शक्ति, साहस, त्याग, बलिदान और भावनात्मकता मार्गदर्शक रही है। इटली, चीन जैसे राष्ट्रों का उद्धार करने का कार्य वहां के नौजवानों ने किया। उसी प्रकार रूस का उद्धार करने के लिए रूसी नौजवानों ने बलिदान दिया। इन चीजों को हिंदुस्तानी नौजवान कैसे भूल सकते हैं? मेरे नौजवान साथियों, इस देश में कई लाचार और नासमझ लोग हैं। उनका कहना है, हम विश्व बंधुत्व पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए अंग्रेज भी हमारे भाई है। इसीलिए हमारे भाइयों से संघर्ष करना पूर्णतः गलत है। मैं उन्हें समझाता हूं, जब तक काला गोरा, सभ्य असभ्य, शासक शासित, धनी निर्धन, छूत अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहां विश्व बंधुता और विश्व प्रेम। यह उपदेश स्वतंत्र जातियां कर सकती है। भारत जैसी गुलाम जाति इसका नाम भी नहीं ले सकती। विश्व बंधुत्व अर्थात मनुष्य का मनुष्य से और राष्ट्र का राष्ट्र से शोषण न करना। इतना ही जिनके समझ में नहीं आता, वह विचारों से दुर्बल है। हमें अपने लाचार भाई और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करना आवश्यक है। हे नौजवानों, ऐसी स्थिति में आपका हतबल होना गैर जिम्मेदार होगा। अपनी शक्ति पर अटल विश्वास रखो। जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी। मेरे क्रांतिकारी साथियों, भारत का भविष्य बनाने के लिए अंग्रेज सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना की, लेकिन इस कमीशन में किसी हिंदुस्तानी का समावेश नहीं है। साइमन कमीशन के खिलाफ मुंबई में विरोध प्रदर्शित किया। कल साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का विरोध किया जाएगा। हम सब क्रांतिकारियों को इसमें हिस्सा लेना होगा। चलो बोलो, हिंदुस्तानी है हम, हिंदुस्तान हमारा। मुड़ जाओ साइमन, यहां क्या है तुम्हारा? गो बैक साइमन,
गो बैक साइमन। जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है? साहब, वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नेता लाला लाजपत राय। अच्छा, लालाजी कर रहे हैं, लालाजी कर रहे हैं। उसे लाठी से मार दो, उसे लाठी से मार दो। मेरे क्रांतिकारी साथियों, ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने लालाजी पर लाठियां चलाई। 1 महीने के बाद आज ही उनका देहांत हो गया। उनकी अंत यात्रा में हिस्सा लेने वाले लाखों लोगों, इस दुखद घटना पर मैं बैरिस्टर चित्तरंजन दास जी की पत्नी सौभाग्यवती वासंती देवी से अनुरोध करता हूं कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय लालाजी पर लाठियां बरसाई गई, उस समय देश के नौजवान क्या सो रहे थे? देश का एक नर रत्न लाठी का शिकार बनी। यह दुख और शर्म की बात है। क्या हमारे नौजवानों का खून इतना ठंडा पड़ गया है कि वे नौकरशाही का मुकाबला न कर सके? मुझे आश्वासन नहीं, कृति चाहिए। नौजवानों को इसका उत्तर देना होगा। मेरे क्रांतिकारी साथियों, ये सिर्फ लालाजी की हत्या नहीं है, ये तो अपने देश की हत्या है और देश के अपमान का इंतकाम लेना होगा। मैं पंडित चंद्रशेखर आजाद जी को विनती करता हूं, स्कॉट को मारने की जिम्मेदारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हम तीनों पर होगी और स्कॉट के बारे में हमें जयगोपाल जानकारी देता रहेगा। भगत, भगत, वह देखो, स्कॉट आया, स्कॉट आया। भगत, तुम ठहरो, तुम ठहरो, पहली गोली मैं चलाता हूं। भगत, ये लो पिस्तौल और चलाओ गोली। अरे राजगुरु, सुखदेव, वह स्कॉट नहीं था। स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया। लेकिन सॉन्डर्स को क्यों मारा, इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए रात ही रात दीवारों पर पत्र चिपकाएंगे। चलो। अरे भगत, पत्रों में क्या लिखा है, वह सभी क्रांतिकारकों को पहले पढ़कर दिखाओ। सुनो, सुनो, सॉन्डर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया गया है। हमें एक आदमी की हत्या करने का खेद है, लेकिन यह आदमी निर्दयी, नीच और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंग था। मनुष्य का खून बहाने के लिए हमें खेद है, लेकिन क्रांति की बलिवेदी पर खून बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमारा उद्देश्य ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत कर दे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मेरे नौजवान साथियों, क्रांति दुनिया का नियम है। क्रांति मानवता की प्रगति का रहस्य है।
उसमें रक्त रंजितता होती है, ऐसा नहीं है। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय तो है भी नहीं। संक्षेप में, अन्याय और अत्याचारों से पीड़ित लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस प्रदान करना क्रांति है। विचार ही क्रांति का सोपान है। पक्व विचारों को आत्मसात कर उसे कार्यान्वित करने के लिए सर्वस्व की आहुति देने वाले कार्यकर्ताएं जब तक निर्माण नहीं होंगे, तब तक क्रांति यशस्वी नहीं होगी। मेरे नौजवान साथियों, क्रांतिकारी का हृदय मानवतावाद से ओतप्रोत भरा हुआ रहता है। मेरे नौजवान साथियों, क्रांतिकारी का हृदय मानवतावाद से ओतप्रोत भरा हुआ रहता है। इसीलिए क्रांति ईश्वर के खिलाफ हो सकती है, लेकिन मानव जाति के खिलाफ कभी भी नहीं हो सकती। आज हमें समाजवादी क्रांति की आवश्यकता है। जब तक पूंजीवाद का अंत नहीं होता, तब तक मानवता को अनेक कष्टों से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि पूंजीवादी सत्ता यानी समाज की संपत्ति पर इन गिने लोगों की सत्ता, इस वैयक्तिकता को नष्ट कर उसे सामाजिक बनाना, उसे कई लोगों के काम में लाना और हर एक के सुख के लिए कार्य करना समाजवाद है। हमें समाजवादी क्रांति की जरूरत है। राजनीतिक क्रांति उसका आवश्यक सोपान है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता हस्तगत करना राजनीतिक क्रांति नहीं है। तो अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने विचारों के लोगों की ओर सत्ता आना राजनीतिक क्रांति। संक्षेप में, इस देश के किसानों और मजदूरों के हाथों में सत्ता आना राजनीतिक क्रांति। यदि आपको ऐसी क्रांति नहीं चाहिए, यदि आपको ऐसी क्रांति नहीं चाहिए, तो हम पर दया करो और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना बंद करो। मेरे नौजवान साथियों, क्रांति का उद्दिष्ट साध्य करने के लिए हिंसा और अहिंसा ये दो मार्ग है, लेकिन हिंसा और अहिंसा की कल्पनाएं अपने बुद्धि पर आधारित है। आपको याद रखना होगा, हिंसा और अहिंसा साध्य नहीं तो साधन है। अहिंसा से काम लेते समय सामने वाले के हृदय परिवर्तन नहीं होता, उसे अपने अवगुणों पर लज्जा नहीं आती, उल्टा वह अपनी वहशीपन का समर्थन करता हो तो उसी शक्ति का सफाया करने के लिए कि हिंसा नहीं तो अहिंसा है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में बल का इस्तेमाल न करने का विचार पूर्णता अनुचित है। स्वयं यातना सहकर भी किसी का हृदय परिवर्तन नहीं होता, उल्टा वह अपनी वहशीपन का समर्थन करता हो तो उसी शक्ति का सफाया करने के लिए कि हिंसा नहीं तो अहिंसा है। मेरे नौजवान साथियों, भगत सिंह आतंकवादी है,
भगत सिंह हिंसात्मक क्रांतिकारी है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, नहीं नहीं, भगत सिंह आतंकवादी नहीं, भगत सिंह हिंसात्मक क्रांतिकारी नहीं, भगत सिंह अहिंसात्मक क्रांतिकारी है और अहिंसात्मक क्रांतिकारी ही रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, देव, धर्म, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पूर्वजन्म, पुनर्जन्म आदि कल्पनाएं शोषणकर्ताओं, उच्च वर्णियों और उच्च जातियों के हथियार हैं। इसके आधार पर ही उन्होंने इंसान को सहस्त्रों बरस जानवर बना दिया है। सही अर्थों में धर्म और ईश्वर ही इंसान के विकास में पथ के रोड़े है, इसका साक्षात्कार होते हुए मैं नास्तिक बन गया। मेरे नौजवान साथियों, श्रद्धा मुसीबतों की तीव्रता कम कर सकती है। ईश्वर पर रखी श्रद्धा से इंसान को शांति और सबूरी प्राप्त होती है, लेकिन उसके बगैर इंसान को आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं। जिस दिन कई स्त्री पुरुष मानव जाति की सेवा और यातनाग्रस्त मानव की मुक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, वह दिन स्वतंत्रता का परिचारक सिद्ध होगा। मेरे नौजवान साथियों, आपकी श्रद्धा के अनुसार यदि इस पृथ्वी और विश्व का निर्माण सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर ने किया हो, तो मेरा आपसे प्रश्न है, दुखों, यातनाओं और पीड़ाओं का निर्माण ईश्वर ने क्यों किया? यदि आप कहते हैं यह उनका कानून है, इस कानून का वह गुलाम है, तो वह हमें दुखों से कैसे मुक्ति दिला सकता है? मेरे नौजवान साथियों, ऐसे कितने लोग हैं कि वे इस जन्म में अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने पाप कर्म किया था, इसीलिए वे गधा बन गए थे। है कोई माई का लाल? आप मुझे पुराणों का संदर्भ मत दीजिए, क्योंकि इसके लिए मेरे पास समय नहीं। मेरे नौजवान साथियों, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रस्थापितों का माया जाल है। इसके आधार पर ही उन्होंने सत्ता और संपत्ति अर्जित की है। एप्टन सिंक्लेयर ने कहा है, इंसान को सिर्फ अमरता पर विश्वास रखने के लिए मजबूर हो, बाद में उसका धन और संपत्ति आप आराम से लूट सकते हैं। शायद वह उसमें आपको मदद भी कर सकता है। मेरे नौजवान साथियों, नास्तिकता में ही उदात्त मानवतावाद के बीज बोए जा सकते हैं। भगत सिंह मानवतावादी है। भगत सिंह मानवतावादी है, इसीलिए वह नास्तिक है,
इसीलिए वह नास्तिक है, इसीलिए वह नास्तिक है। मेरे नौजवान साथियों, अंग्रेजी में कहा जाता है, The day that reduces a man to slavery takes from him the half of his virtues। जिस दिन इंसान गुलाम बन जाता है, उस दिन वह आधे सद्गुणों से दूर हो जाता है। गुलामी यानी इज्जतदार मनुष्य के लिए जीते जी मौत के समान है। अंग्रेजों ने इस देश पर सैकड़ों वर्ष गुलामी थोपी। यह जितना सच है, उतना ही सच यह है कि इस देश के उच्च वर्णों और जातियों ने निम्न जातियों पर हजारों वर्ष पाशवी पद्धति से गुलामी थोपी है। शस्त्र बल या अहिंसा द्वारा आज नहीं तो कल हम अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के पश्चात इस देश की सार्वभौम सत्ता का केंद्रीकरण उच्च वर्ण और उच्च जातियों के हाथों में हो। इसीलिए जो कोई अपने प्राणों की बाजी लगाएगा, उसका देश प्रेम सत्य ही है, उसका धर्म प्रेम नकली है और उसकी राष्ट्रभक्ति आंधी है। फिर सवाल यह उठता है, सच्चा देश प्रेमी, सच्चा धर्म प्रेमी और सच्चा राष्ट्र प्रेमी कौन? जवाब यह है, जो इस देश के तमाम बहुजन समाज और समस्त स्त्री जाति को अज्ञान और अंधश्रद्धा के चंगुल से मुक्त करने के लिए रात दिन एक करता है। अंग्रेजों को खदेड़कर इस देश की सार्वभौम सत्ता का केंद्रीकरण किसानों और मजदूरों के हाथों में हो। इसीलिए जो हंसते हंसते मौत का स्वीकार करता है, वही सच्चा देश प्रेमी, वही सच्चा धर्म प्रेमी और वही सच्चा राष्ट्र प्रेमी है। मेरे क्रांतिकारी साथियों, कल दिल्ली संसद में जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पेश कर उसका कानून में परिवर्तित किया जाएगा। समाजवादी विचारों के प्रचार और प्रसार पर रोक लगाना पहले बिल का उद्देश्य है और मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगाना दूसरे बिल का उद्देश्य है। तो बिल पास होते ही संसद में बम विस्फोट करने की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हम दोनों पर हो। अरे भगत, चलो हम संसद की गैलरी में जाकर बैठे। भगत देख, गवर्नर जनरल बिल मंजूरी का आदेश जारी कर रहा है। भगत, बम गिराओ। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदा लाशों, देखते क्या हो। ये लो हमारा पिस्तौल और पकड़ो इस भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को। ऑर्डर, ऑर्डर। दिल्ली असेंबली में किए बम विस्फोट और सॉन्डर्स की हत्या का न्यायदान करने से पहले मैं भगत सिंह को प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगत सिंह, आपने दिल्ली संसद में सिर्फ बम का धमाका किया,
किसी को भी जख्मी नहीं बनाया? क्यों? न्यायाधीश महोदय, फ्रांस में वेला नाम का एक क्रांतिकारी हुआ। उसने भी सिर्फ वहां की संसद में बम का धमाका किया। वहां की अदालत ने यह प्रश्न जब वेला को पूछा तब उन्होंने जवाब दिया, मैंने मजदूरों के प्रदर्शन किए, मीटिंगें की, व्याख्यान किए, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं देख रहा था कि फ्रांसीसी समाज ज्वालामुखी के ऐसे मुंह पर बैठा है जो बुद्धि पढ़ना चाहता है। फिर मैंने यह सोचा, इस बहरे समाज को जगाने के लिए ऊंची आवाज की आवश्यकता है। बस असेंबली में बम का धमाका किया। न्यायाधीश महोदय, फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेला के ये अमर शब्द हमारे काम के साक्षी हैं। दिल्ली असेंबली में किए बम स्फोट पर विचार करने के पश्चात मैं मुलजिम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजन्म कारावास की सजा सुनाता हूं। साथ ही मुलजिम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से प्राप्त पिस्तौल से ही सॉन्डर्स और जमादार जानन सिंह की हत्याएं की गई थी। ये पुलिस की जांच कहती है। सॉन्डर्स की हत्या के बाद लाहौर के दीवारों पर जिन पत्रकों को चिपकाया गया था उन पर भगत सिंह के हस्ताक्षर थे। इन सब चीजों को गौर करते हुए मैं इंडियन पिनल कोड 302 के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाता। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। न्यायाधीश महोदय, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों की हत्याएं की। उस पर कोई चार्ज तो भरा ही नहीं, उल्टा उसे लाखों रुपए उपहार में दिए। और हमने सिर्फ कमजोर बम का स्फोट किया, किसी को भी आंच आने नहीं दिया। फिर हमें फांसी की सजा क्यों और कैसे? भगत सिंह, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रिटिश सरकार का नौकर हूं, सिर्फ नौकर हूं, सिर्फ नौकर। अरे ओ भगत सिंह, 4 दिनों बाद तुम्हें फांसी दिया जाएगा। आपके पिताजी ने अपनी फांसी रोकने संबंधी गवर्नर को याचना अर्जी दी है।
वहां जेल में तुम्हारे दादाजी, मां और पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। दादाजी, आपको दुख होता नहीं ना? नहीं बेटा, नहीं बेटा, मेरा पोता देश के लिए, स्वाभिमान के लिए और गुलामी खत्म करने के लिए हकीकत में मौत को गले लगा रहा है। यह देखकर मेरा दिल समाधान और कृतार्थता से भर आया है। बेटा, मेरे आंखों में जो आंसू देखते हो वह गम के नहीं, खुशी के है। गम के नहीं, खुशी के है। बेबे जी, मां, दादाजी बहुत थके हुए हैं। वे हमारे कुछ ही दिनों के साथी हैं, तो तुम उसकी सेवा करना। बेबे जी, मैं आपको और एक बात बता दूं, मेरी लाश लेने आप मत आना। मेरी लाश लेने आप मत आना। कुलतार को भेज देना। कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे, देखो भगत सिंह की मां रो रही है। मां, तू मेरी मां है। मां, तू मेरी मां है और भगत सिंह की मां कभी भी होती नहीं। पिताजी, आपने ब्रिटिश गवर्नर को मेरी फांसी रोकने की जो अर्जी दी है, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। पिताजी, मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम से कम मेरे लिए तो इस जीवन की कीमत इतनी नहीं कि इसे सिद्धांतों को कुर्बान करके बचाया जाए। पिताजी, मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं उसे गद्दार से कम न मानता। लेकिन आपके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, यह एक कमजोरी है। यह एक कमजोरी है, निचले स्तर की कमजोरी। पिताजी, यह ऐसा समय था कि जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे। पिताजी, मैं जानता हूं आपने अपनी पूरी जिंदगी भारत मां की आजादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने यह कमजोरी क्यों दिखाई, ये बात मैं बिल्कुल समझ नहीं सकता। भगत, भगत, अरे इस देश की प्रत्येक मां कह रही है, भगत सिंह मेरा बेटा है। प्रत्येक बहन यह कह रही है, भगत सिंह मेरा भाई है। और ये मां बहनें भगत सिंह की फांसी के फंदे से मुक्तता हो, इसीलिए रात दिन ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। और तू मौत के लिए उतावला हो रहा है। पिताजी, अगर मैं हंसते हंसते फांसी जाऊं तो मेरे प्राण बचाने के लिए रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करने वाली मेरी मां बहनें कल ऐसे प्रार्थना करेंगी कि मेरी
कोख से दूसरा भगत सिंह जन्म ले। उनकी प्रार्थना फलद्रूप होगी। देश में लाखों करोड़ों भगत सिंह पैदा होंगे और वही भगत सिंह ब्रिटिश साम्राज्य को देश छोड़ने पर मजबूर करेंगे। पिताजी, मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूंगा। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भगत सिंह का जिंदा रहना जितना खतरनाक है, उससे भी ज्यादा भगत सिंह का फांसी पे चढ़ जाना खतरनाक है। इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूं। मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। दादाजी, बेबी जी, पिताजी, सभी को भगत सिंह का प्रणाम बोलो। सभी को भगत सिंह का प्रणाम बोलो। सभी को भगत सिंह का प्रणाम। ये तो किताब पढ़ रहा है। अरे वो भगत सिंह, तुम्हारी फांसी का समय हो गया है। अरे वो भगत सिंह, प्रत्यक्ष मौत सामने होते हुए भी तुम क्या पढ़ रहे हो? जेलर साहब, मृत्यु के समय एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को मिलने आया था। मैं उसे आलिंगन दे रहा था। मेरे हाथ में जो किताब है वह कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। तो अपने मुल्क में जिन्होंने इनकलाब लाया, वह रूसी क्रांतिकारी लेनिन का ग्रंथ मैं पढ़ रहा हूं। जेलर साहब, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के रिश्तेदार उनसे अंतिम मुलाकात करने के लिए आए हैं। उन्हें कह दो, सिर्फ मां बाप के सिवा कोई और नहीं मिल सकता। क्या? मां बाप के सिवा और कोई नहीं मिल सकता? अरे, जिस दादाजी ने, मेरे पिताजी ने भगत सिंह को सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की घुटी पिलाई, जिस दादी ने, मेरी मां ने उसके जन्म के पश्चात भगोवाला भाग्यवान समझकर उसका नाम भगत सिंह रखा। भगत सिंह के दो चाचियों ने उसके लिए अपना जीवन अर्पित किया और भगत सिंह पर निस्वार्थ प्रेम करने वाली उसकी लाडली बहन मेरी बेटी अमृता ने अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम किया। इनमें से कोई भी नहीं मिल सकता। इनमें से कोई भी नहीं मिल सकता। तो फिर हम भी भगत सिंह के मां बाप उसकी अंतिम मुलाकात नहीं करेंगे। इस जेल का बाइकॉट कर हम चल पड़े। जेलर साहब, भगत सिंह को मिलने के लिए बाहर और कोई खड़ा है। उसे विशेष अनुमति से अंदर भेज दो। भगत, भगत, मेरी तुम्हें नम्र प्रार्थना है कि इस अंतिम समय में तुम ईश्वर का नामस्मरण करो और गुरुवाणी का पाठ करो। चतुर सिंह, मेरे प्यारे दोस्त,
मैंने जिंदगी में कभी रब्बा का नाम नहीं लिया। यदि इस अंतिम समय में मैं अगर उसका नाम लेता हूं तो तुम्हारा ईश्वर मुझे डरपोक और बेईमान समझेगा। यदि लोग मुझे कहते हैं भगत सिंह नास्तिक है तो मैं उसे अपना सम्मान समझता हूं, परंतु भगत सिंह डरपोक और बेईमान है ऐसा अगर कोई कहेगा तो मैं सह नहीं सकता। तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद। भगत सिंह। राजगुरु सुखदेव, फांसी के तख्त पर खड़े रहो। भगत सिंह, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताइए, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। हाँ, जेलर साहब, मेरी एक आखिरी इच्छा है और आप उसे पूरी कर सकते हैं। मैं बेबे जी के हाथ की रोटी खाना चाहता हूं। भगत सिंह, मैं भंगी, मेरे हाथ इतने पवित्र नहीं, उनसे बनी रोटी आप खाए। नहीं बेबे जी, नहीं बेबे जी। मां जिन हाथों से अपने बेटे की गंदगी साफ करती है उन हाथों से तो रोटी पकाती है ना। बचपन में मेरी गंदगी साफ करने का काम मेरी मां ने किया और अब वही काम आपने किया। अतः मां में और आप में क्या अंतर रह गया? इसीलिए मैं आपको प्यार से बेबे जी नाम से पुकारता हूं। बेबे जी, मेरी फिक्र मत करो और मेरे लिए रोटी बनाओ। भगत सिंह, भगत सिंह, ये रोटी ले लो, ये रोटी ले लो, ये रोटी ले लो। अरे राजगुरु, एक और तुम लो। सुखदेव, एक और तुम लो। आज मैं आधी रोटी खाऊंगा। अरे राजगुरु, सुखदेव, मौत को चूम लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अरे, प्रत्यक्ष मौत सामने होते हुए भी ये तो गाना गा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। ठहरो, ठहरो, मैं इनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। अरे देखते क्या हो, 7:33 हो गए। रस्सी खींचो।